Good morning. Hi, my dear students. Today we will read about exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 14। आज हम लोग प्रश्न 14 से शुरुआत करते हैं। दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स कमा ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। हम लोग दिक कोसाइन के बारे में पढ़ लिए थे। दिक कोसाइन इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग एल, इसको एम और इसको क्या बोलते थे पूरा को एन। इसी का और नाम क्या दिया गया था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और इसको कॉस गामा। यहाँ जो भी दिया हुआ है इसमें हम लोग के मान क्या है, जैसे इसको मान लिया जाए ए वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि पहले ये cos अल्फा की जगह इतना लिख सकते हैं, तो पहले cos अल्फा निकाल लेते हैं। cos अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे पहले हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू यहाँ रखा जाए 1 का स्क्वायर हो गया, फिर वाई का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, जेड का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये √3 हो गया। अब हम लोग यहाँ से सिर्फ इसका वैल्यू रखते जाएंगे। इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा, एक्स का वैल्यू मेरे क्या है 1 है और इसका वैल्यू अंडर रूट 3 है। यहाँ से अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के गुण से ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग के पास फॉर्मूला जो है कॉस बीटा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इम्प्लाई दैट कॉस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। वाई का वैल्यू यहाँ 1 है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 3 है, रखा गया। सो बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉस गामा का फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं। कॉस गामा इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इम्प्लाई दैट कॉस गामा इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू कितना है √3। सो गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो हम लोगों ने देख लिया कि अल्फा जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है, जो दिए हुए वेक्टर के साथ। फिर बीटा क्या होता है, दिए हुए वेक्टर को जब y के साथ मिलाते हैं एक्सिस से तो वहां पर जो एंगल बनता है उसको बीटा बोलते हैं। गामा जेड एक्सिस के साथ होता है
तीनों जो एंगल यानी तीनों जो कोण है वो cos इनवर्स 1/3 के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि जो ये वेक्टर दिया हुआ है अक्षों OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। कब यहाँ लिखेंगे, अतः सदिश I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अक्षों OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न 15 नंबर, बिंदु P I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप और Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला अंतः दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। इसमें दो तरह का सवाल है। पहला हम लोग अंतः बनाने का प्रयास करेंगे। अंतः, आइए पहले हम लोग अंतः का फॉर्मूला जान लें। यदि ये P दिया हो और यहाँ Q दिया हो, इस पर A वेक्टर दिया हो, यहाँ पर इसका Q का स्थिति सदिश B वेक्टर दिया हो और P बिंदु का स्थिति सदिश A वेक्टर दिया हो, और इस रेखा पर कहीं बिंदु R है और R जो है P और Q को मिलाने वाली रेखा को यदि M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करती हो, तब उस स्थिति में R का स्थिति सदिश इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। ये आपका P हो गया I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और ये आपका Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और इसमें कहीं ना कहीं बिंदु एक R है। इसे कह रहा है पहला में और दूसरा दोनों में है कि 2:1 के अनुपात में, यानी इधर जो भाग वो 2 भाग है और इधर 1 भाग, यानी M का वैल्यू 2 और N का वैल्यू 1। यदि हम लोग इसको A मान लें और इसको B मान लें तो फॉर्मूला लिखने में हम लोग को सुविधा होगा। अब आइए R का स्थिति सदिश बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N इज इक्वल टू M का वैल्यू 2 और B वेक्टर का वैल्यू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस N का वैल्यू 1, A वेक्टर का वैल्यू जो है वहाँ डाल देंगे I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप अपॉन 2 प्लस 1, बस हल कर देंगे आसानी से, तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप अपॉन 3 माइनस 2I कैप प्लस I कैप, हल किए तो क्या होगा माइनस I कैप।
2j कैप 4j कैप, 2 के कैप में से 1 के कैप घटा तो माइनस प्लस के कैप अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/3 I कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 के कैप। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन 15 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बाह्य वाला बनाएंगे। पहले हम लोग बाह्य फॉर्मूला जान लें क्या होता है। ये P और यहाँ Q, बाह्य में कोई बिंदु R है, इसका कोई P का स्थिति सदिश A वेक्टर दिया हो, Q का यदि स्थिति सदिश B वेक्टर दिया हो। इस कंडीशन में अब हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक यह M दिया हो और यहाँ से लेकर यहाँ तक N दिया हो, तो वैसे कंडीशन में R का स्थिति सदिश इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन होता है। आइए हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ इसको फिगर पर ड्रॉ करते हैं। पी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, यहाँ आपका Q है, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस के कैप और यहाँ हमारा R है। ये यदि A वेक्टर हो और ये B वेक्टर हो और दिया हुआ है कि 2:1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 2 भाग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 भाग है। तो इसका नाम M और ये नाम क्या हो गया N। इस तरह से अब हम लोग को इतना देने के बाद कह रहा है कि R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो R का स्थिति सदिश बराबर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन इज इक्वल टू एम का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू देख लिया वेक्टर का, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस एन की जगह पर 1 है और ए वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। अपॉन ए माइनस एन है यानी कि 2 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 के कैप, इसको करेंगे माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन 2 में से 1 गया 1, तो लिखे या ना लिखे इक्वल टू माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, 2j कैप माइनस 2j कैप, ये प्लस में है और ये माइनस में, खत्म। 2 के कैप प्लस के कैप यानी कि प्लस 3 के कैप। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
My dear students, how are you? हम आप आशा यही करते हैं कि आप सभी लोग घर पर बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे। आगे हम लोग 16 नंबर से प्रयास करते हैं। आज आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज कितना है 10.2। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश है, किताब में किस में गलती दिया है, सुधार लेंगे आप लोग। क्वेश्चन पहले इसको बनाने से पहले हम लोग जान लें। जैसे मान लीजिए एक P और एक Q है बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है हमें। पहले इसका हम लोग पॉइंट का निशान निकाल लें। x1 y1 z1 मान लीजिए है और इसका x2 y2 z2 दिया हो Q का। तो इस कंडीशन में इसके मध्य बिंदु कोई भी ले लिया जाए। मान लीजिए हम R ले रहे हैं, तो मध्य बिंदु R का मध्य बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू आई कैप प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 तो j कैप प्लस z1 प्लस z2 बाई 2 इंटू k कैप। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो बिंदु दिया हुआ है। P एक दिया है 2, 3, 4 और Q दिया है 4, 1, -2। इस तरह से ये आपका x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, x1 प्लस x2 बाई 2 आई प्लस y1 प्लस y2 2 इंटू जे कैप प्लस z1 प्लस z2 बाई 2 इंटू के कैप। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। x1 2 है, x2 4 है, इस तरह से रख जाएंगे। 2 प्लस 4 बाई 2 इंटू आई कैप प्लस y1 का वैल्यू 3 और यहाँ पर y2 का 1, तो 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू जे कैप। z1 का वैल्यू 4 और इसका है -2 अपॉन 2 के कैप। इस तरह से 4 2 6 बटा में 2 कितना जाएगा 3 आई कैप, 4 बटा में 2 यानी कि 2 जे कैप और ये 4 में से 2 गया 2 और 2 बटा में 2 1 के कैप मतलब के कैप। यही हमारा मध्य बिंदु का स्थिति सदिश का आंसर हो गया। हम लोग अगला प्रश्न 17 नंबर पर देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, B वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और C वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। पहला हम लोग बनाने से पहले इनमें कुछ देख लेते हैं। पहला, यदि बिंदु A का स्थिति सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप हो तो बिंदु A का निर्देशांक यही हो जाता है x, y, z ले लिया जाता है, x, y, z होता है। इसका उल्टा, यदि बिंदु A का निर्देशांक x, y, z हो तो बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, यही लेकर के i j के कैप लगा दिया जाता है। x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप होता है। आइए हम लोग इसको जानते हैं कि यह ओरिजिन से ही काम होता है। तो O का ओरिजिन क्या होता है 0, 0, निर्देशांक होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो x y z ले लिया गया जो A बिंदु था। तो O A वेक्टर निकालना हो तो हम लोगों ने सीखा था, याद होना चाहिए आप लोग को,
कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू रख दिया, x2 का मान x माइनस x1 का मान 0। इस तरह सब रखने पर हमारा यहाँ x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो OA जो वेक्टर होता है उसका जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग यदि सिर्फ बिंदु का स्थिति सदिश लिखना हो तो वही लिखते हैं कि A का स्थिति सदिश। यदि उस बिंदु का स्थिति सदिश लिखना हो तो यहाँ पर A बिंदु दिया था, तो A का स्थिति सदिश बराबर x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो OA वेक्टर लिखिए या फिर A का स्थिति सदिश लिखिए, दोनों बात सेम होता है। देख लीजिए, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, एक ही है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि कोई भी हम लोग का स्थिति निकलता है तो वो ओरिजिन से होकर जाता है, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग उसको x1 x आई कैप प्लस y जे कैप z के कैप लिख देते हैं डायरेक्टली। अब चलिए बाबू हम लोग ध्यान देते हैं आगे, समकोण त्रिभुज का शेष करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये जो A वेक्टर, तो ये A वेक्टर किसके लिए है, बिंदु ये A के लिए, शीर्ष के लिए, और यहाँ एक B है और यहाँ एक C है। तो अब देखिए इसका स्थिति सदिश जब A का दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप, तो इसका हम लोग पॉइंट लेना चाहें तो क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 4। अब इसका लेना चाह रहे हैं तो 2 है, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 1। अब इसका लेना चाह रहे हैं तो 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखते जाएंगे, अपना काम होता जाएगा। चलिए ए बी है तो x2 ये होगा, y2 z2, ये x1 y1 z1। तो यहाँ से आते हैं तो वैल्यू रख दीजिए, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। ये 1 अब माइनस माइनस होता है, फॉर्मूला माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस 4 तो प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 3 गया माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू अंडर रूट 35। अब चलिए इस तरह से BC निकालते हैं। अंडर रूट फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इस आधार पर अब x1 y1 z1 x2 y2 z2 उठा देते हैं। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, आइए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 41। अब आते हैं AC निकालते हैं। AC तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सबका स्क्वायर करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस 5, फिर वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूला में होता है। 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 यानी 4 प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 5 गया माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6। अब हम लोग इसमें देखेंगे किनका किनका वर्ग का योगफल तीसरे के वर्ग के योगफल के बराबर आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किया जाए, तो यहाँ पर अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 35 और ये 6 यानी 41 इज इक्वल टू अंडर रूट 41 कर दिया जाए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 41 हो जाएगा, और ये जो है BC के बराबर है। BC का मान अंडर रूट 41 है, तो यहाँ पर
BC का स्क्वायर है तो स्क्वायर इम्प्लाई दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। पाइथागोरस पढ़ने से हमारा क्या हो गया, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल एक तीसरे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ गया, तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तब हमारा जाकर क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः लिख करके, अतः बिंदु A, B और यहाँ लिख देना होगा, अतः यहाँ लिख करके बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर बराबर इतना, B वेक्टर इतना और C वेक्टर इतना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अतः यहाँ लिख करके और यहाँ से ले करके यहाँ तक हम यहाँ लिख देंगे, तब लिख देंगे प्रूफ। अगला प्रश्न विचार करते हैं हम लोग 18 नंबर। त्रिभुज ABC आकृति 10.18 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है, उसको चूज करना है। तो इस फिगर के द्वारा हम लोग बनाना है आकृति 10.18 में देखकर, लेकिन उससे पहले हम लोग त्रिभुज का जो नियम होता है सदिश में उसको थोड़ा देख लिया जाए। मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर है मेरा, ये सेकंड है और ये थर्ड वेक्टर है। तो देखिए इसमें नियम क्या होता है कि मान लीजिए पहला वेक्टर है, तो पहला वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु शुरू होता है यहाँ से और इसका यहाँ पर अंतिम बिंदु है, और फिर सेकंड का प्रारंभिक बिंदु जो शुरू होता है वो फर्स्ट वेक्टर के अंतिम बिंदु से शुरू होता है। अच्छा, और फिर इसका अंत जो है इसी बिंदु पर हुआ, और जो थर्ड वेक्टर जो दिखाई दे रहा है उसका प्रारंभिक जो बिंदु है फर्स्ट के प्रारंभिक बिंदु से मिलना चाहिए, और थर्ड का जो अंतिम बिंदु है सेकेंड वेक्टर के अंतिम बिंदु से मिलना चाहिए। तब इस कंडीशन में हमारा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर होता है। अब क्या है कि इसी आधार पर हम लोग इसको देख लें, और भी एक तरीका इसको लिखने का होता है, जैसे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस सीधा लिखेंगे इसको साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस AB फिर BC, तब इसको लिखते हैं डायरेक्ट CA, तो CA वेक्टर इक्वल टू 0। ये साइक्लिक ऑर्डर से डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। आइए थोड़ा जानेंगे ये सब कैसे होता है। पहले नंबर जानिए कि AB वेक्टर है तो इसका निगेटिव वेक्टर माइनस BA वेक्टर, यदि BC वेक्टर है तो इसका निगेटिव जो होता है वो BC वेक्टर जो निगेटिव ऑफ CB वेक्टर के बराबर होता है। यदि AC वेक्टर है तो ये माइनस ऑफ CA वेक्टर के बराबर होता है। तो इसी कारण से देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये प्लस AC है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस AC, माइनस तो हो ही जाएगा, और फिर AC वेक्टर का क्या मान है माइनस CA वेक्टर, तो पहले से यहाँ आया था तो माइनस था, और फिर AC वेक्टर का माइनस C है, तो वही माइनस माइनस प्लस और CA वेक्टर बराबर 0। तो इसको डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाता है। तो लोग इसको इस प्रश्न पर देखते हैं। AB वेक्टर सब में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आइए पहले त्रिभुज के नियम पर देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा हम लोग को क्या क्या करना है। एक तो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर के पढ़ लिए हैं, तो डायरेक्टली हम आपको त्रिभुज का नियम उस पर पहले बताते हैं। AB वेक्टर देखिए यहाँ पर AB है फिर BC है, देखिए अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A का प्रारंभिक बिंदु, AB का प्रारंभिक बिंदु और AC का प्रारंभिक बिंदु सेम है। फिर ध्यान दीजिए दूसरा जो वेक्टर है तीसरा है, तो BC का अंतिम क्या है पॉइंट C है, और AC का अंतिम पॉइंट C है। देखिए दोनों का मिल रहा है, इसका मतलब है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। आइए हम लोग बारी बारी से कर ले कैसे क्या है। इसको इधर लाते हैं, तो AB वेक्टर प्लस
BC वेक्टर इधर लाएंगे तो माइनस AC वेक्टर बराबर 0 बच गया 0 वेक्टर। तो इसमें हम लोग देख लें कि ये है कि नहीं, ये तो नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है कि नहीं। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये तो सही है, इसके अनुसार सही है, लेकिन हम लोग को चूज करना है गलत। अब और देखते हैं कि हमारा क्या क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं पहले। जैसे ये AB वेक्टर है, फिर प्लस उसमें BC वेक्टर दिया हुआ है। अब CA वेक्टर लाना है, हम लोग पढ़ लिए हैं AC वेक्टर की जगह पर क्या हो सकता है, माइनस CA वेक्टर। तो ये माइनस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारा ये भी आ गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस माइनस प्लस CA वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये आपका B के लिए है और ये क्या है, A के लिए, दोनों तो सत्य हो गया। अब हम लोग C पर विचार करते हैं। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर सही है, माइनस CA वेक्टर, लेकिन यहाँ कितना है, प्लस CA वेक्टर आया है। इसका मतलब है कि यही हमारा गलत है, इतना होता है लेकिन यहाँ पर माइनस CA आया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही हमारा सत्य नहीं है। आइए डी भी ऑप्शन देख लिया जाए, AB, तो AB इसको पहले हम लिख लेते हैं AB वेक्टर, लेकिन यहां दे रहा है कि माइनस C वेक्टर। आइए देखते हैं कि माइनस C वेक्टर जो है किसके बराबर है, BC वेक्टर। तो BC की जगह पर माइनस C वेक्टर लिख सकते हैं। BC का वैल्यू कितना है, माइनस C वेक्टर, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। देख लिया जाए, आ गया AB वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0, यानी ये सही है। तो चारों में गलत कौन है, तो C। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर में, C। इस नंबर पर हम लोग चलते हैं। यदि A वेक्टर और B वेक्टर दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम लोग बहुत चीज पढ़ लिए हैं संरेख के बारे में। जैसे A वेक्टर बराबर लेमडा B वेक्टर के रूप में ऐसा भी रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि A और B जो वेक्टर है वो क्या होता है, संरेख होता है। या हम लोगों ने पढ़ लिया था कि B वेक्टर बराबर लेमडा A वेक्टर रहे तो भी हमारा A और B क्या होता है, संरेख सदिश होता है। तो यहाँ देखा जाए A नंबर में, तो B वेक्टर बराबर लेमडा A वेक्टर किसी अदिश लेमडा के लिए। तो इस तरह से जब ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है तो ये क्या है, यहाँ A और B दोनों क्या है, संरेख हो गए। और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है। चलिए B नंबर पर देखते हैं। B नंबर में दिया हुआ है कि A वेक्टर बराबर प्लस माइनस B वेक्टर, प्लस माइनस यहाँ 1 है छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A वेक्टर बराबर लेमडा B वेक्टर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस रूप में आ गया। जब इस रूप में आ गया तो हम लोग जान रहे हैं कि इस रूप में आने पर A और B क्या होते हैं, संरेख सदिश होते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। C पर विचार करते हैं। ये तो A का रूप हो गया और ये हमारा B के रूप में हो गया, और C पर विचार करते हैं। C पर यदि विचार किया जाए, A वेक्टर और B वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। अच्छा ये देखा जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप B वेक्टर बराबर 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप संगत घटक कह रहा है, क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ x y z लेते हैं, तब यहाँ दो गो है, तो यहाँ पर x1 y1 z1, यहाँ x2 y2 z2 ले रहे हैं। तो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1, z1 इक्वल टू 1, यहाँ पर x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 3, z2 इक्वल टू 3। अब अनुपात कह रहा है कि A और B के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। देख लिया जाए, तो x1 बाई x2 निकाला जाए तो 1/3,
y1 बाई y2 निकाला जाए तो 1/3, z1 बाई z2 निकाला जाए तो 1/3, इसलिए x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2 बराबर z1 बाई z2 बराबर 1/3। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीनों का जो अनुपात है 1/3 आ गया। इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। इसका मतलब कि यह भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। डी, दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो यह तो यहीं पर गलत हो गया कि दिशा समान है, क्योंकि हम लोग संरेख सदिश के बारे में पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एक दिए हुए लाइन के समांतर हो, तो उसे हम लोग संरेख सदिश कहते हैं। तो इसमें दिशा से लेना देना नहीं होता है, दिशा से लेना देना नहीं होता है। यदि मान लीजिए ऐसा है और ये समांतर है तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो संरेख हो गए। यदि एक ऐसा है और एक ऐसे है, दोनों का ये दिशा समान है, आदि समान नहीं है, लेकिन पैरेलल है, तो ये भी क्या हुआ, जब पैरेलल है तो ये भी हमारा संरेख हुआ। तो दोनों कंडीशन में संरेख हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दिशा समान है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यही हमारा गलत है। तो वही कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमारा कथन कौन सही नहीं है, डी ऑप्शन।